अस्सलाम वालेकुम सर, की है वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, हम चाहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमसे शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, मेरी स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी है जी। और ये 2014 में फॉर्म हुई थी बेसिकली। और हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि तमाम वो क्लाइंट्स जो इधर उधर भटक जाते हैं उनको हम सही राह दिखाएं। जो स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं या डिफरेंट कंसल्टेंट्स को अप्रोच करते हैं, वो तो हम चाहते हैं कि उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले और वो तमाम हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करें कि अगर एक जो राइट पाथवे है, अगर वो कोई इमिग्रेशन पे जाना चाहता है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहता है, तो हम उसको सही मतलब पाथवे उसको बताया जाए। तो ये हमारी फॉर्मेशन हुई थी 2014 में। उसके बाद से हमने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम कोई 9 ईयर्स से इसको काम कर रहे हैं और 550 से ज़्यादा हम केसेस को सक्सेसफुल इसमें कर चुके हैं, जिनको हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेज चुके हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ को, और स्टूडेंट वीज़ा पे भी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह से बहुत सारा जी। अच्छा, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है सर? अच्छा, इमिग्रेशन तो यूजुअली अभी जो फास्ट मूविंग जो इमिग्रेशंस हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US 3 इमिग्रेशंस जो है बड़ी फास्ट मूविंग है। ये बेसिकली स्किल्ड इमिग्रेशन हैं। स्किल्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्टेन एजुकेशन एक्सपीरियंस हो, जिसके बाद आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव हो सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो 16 ईयर्स एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है और इसके साथ कम से कम 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके अपनी फील्ड का। तो उसके बाद जब ये किसी के पास ये एक्सपीरियंस मौजूद होता है तो उसके बाद के आप जो है इंटर के बाद 4 साल पढ़ा हुआ दैट साइड, क्योंकि ये स्किल्ड इमिग्रेशन है, आपको वहाँ पर जाके जॉब्स करनी होती है। आप सबसे पहली बात तो ये कि मैं थैंक्स करूँगा PTV का कि उन्होंने इंडोर्स किया इस चीज़ को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इमिग्रेशन के हवाले से। और मैं नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US इस टाइम पे 3 इमिग्रेशन है, जिसमें कोई भी यहाँ का प्रोफेशनल पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US की तरफ जाना चाहता है, उनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा इस टाइम पे थोड़ा स्लो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और US इमिग्रेशंस बड़ा फास्ट मूविंग है इस टाइम पर। और अगर वो ये एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो उसके बाद इसमें पॉइंट सिस्टम है। तो अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, जिसमें एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स का स्कोर इसमें बड़ा मैटर करता है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके बाद अगर आप ये सारे पॉइंट्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं और आपके सर्टेन पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, जैसे लेट से 67 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कैनेडियन इमिग्रेशन में और 65 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये पॉइंट्स अगर आपके मीट हो रहे हैं और आपकी कैटेगरी ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप यहाँ से आराम से मूव ऑन हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली जो कैटेगरीज हैं टोटल वो 350 से 550 के दरमियान कैटेगरीज हैं। एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो कैनेडियन इमिग्रेशन है उसमें 11,000 प्लस कैटेगरीज हैं। तो उसमें एक वाइड स्पेक्ट्रम है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मूव ऑन हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भी US ने इमिग्रेशन स्टार्ट की है और पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया पाकिस्तान में, जिसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिटेशन नहीं है। मैं अपने नाजरीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अक्सर ये 2 इशूज़ लोगों को आते थे इमिग्रेशन में पहले कि एज लिमिटेशन 45 अबव हो गए तो वो इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की, या कंपैरेटिवली बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम US इमिग्रेशन की बात करते हैं तो US इमिग्रेशन में एज लिमिटेशन इस टाइम पे नहीं है कोई। अच्छा, बैंक का भी तो इशू होता है कि बैंक में पेमेंट, हाँ, स्टेटमेंट चाहिए, तो उसका भी थोड़ा बता दीजिएगा। ये कहलाता है प्रूफ ऑफ फंड, कि जब कोई भी पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव ऑन होता है अपनी फैमिली के साथ, तो उनको अपना फंड शो करने होते हैं कि 1 साल का बजट आपके पास आपके अकाउंट में मौजूद हो, क्योंकि ताकि जब तक आप वहाँ जाके सेटल हो सकें और अपने सेटलमेंट बजट हो, अकोमोडेशन के लिए हो, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस को अपने फेस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके अकाउंट में हो। तो ये जो फंड रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ 3 इमिग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन इमिग्रेशन में। ऑस्ट्रेलिया में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और US इमिग्रेशन बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो आपने फैमिली का बताया, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी ये है लागू कि स्टेटमेंट्स होनी चाहिए या नहीं, उसके लिए नहीं होता? अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा इज समथिंग डिफरेंट। स्टूडेंट वीज़ा में एक बच्चा किसी स्टडीज को कंप्लीट करने जा रहा है, वो आफ्टर इंटरमीडिएट भी जा सकता है, 14 ईयर्स एजुकेशन, 60 ईयर्स एजुकेशन के साथ भी जा सकता है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बाहर। तो वो तो किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो उसके लिए तो स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट जा रहा है टेम्परेरी इमिग्रेशन पे, ये कहलाती है टेम्परेरी इमिग्रेशन स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि आप वहाँ पे परमानेंटली काम नहीं कर सकते। उनको एक जो लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 20 आवर्स पर वीक अक्सर जो कंट्रीज हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने होते हैं। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो एक बड़े सुनहरी ख्वाब दिखा देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि
आप यहाँ से बस बच्चे को भेज दें और वहाँ पर जाके सब कुछ सारी अर्निंग्स हो जाएंगी और बच्चा अपनी फीस भी निकाल लेगा, अपने एकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंस भी निकाल लेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो साल के बाद इतना सेटल हो जाता है कि अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सके। लेकिन मैं ज़रूर देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अपने एक्सपेंसेस कम से कम 1 साल के वो बच्चे को लाजमी अपने पास रखें, ज़रूर दें। वरना हमारे पास भी सारे क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ यही बजट है, हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट है या गाड़ी है, हम सिर्फ यही बेच के बच्चे को भेजना चाह रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ आपकी ख़त्म नहीं हुई है, जिम्मेदारी आपकी यहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि अभी बच्चा यहाँ से जा रहा है, बच्चा अगर इंटरमीडिएट के बाद 18 साल की एज में, तो ऑब्वियसली अभी वो वहाँ जाने के बाद, क्योंकि हम एक सिटी टू सिटी अगर ट्रांसफ़र होते हैं इतनी मेच्योरिटी एज के अंदर, तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। तो वो बच्चा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं किसी भी कंट्री मूव ऑन होने के लिए। तो उस बच्चे को अपने साथ कनेक्टेड रखें, उसके लिए आप अच्छा बजट अपने पास रखें। कम से कम बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट वीज़ा के लिए 5 से 6 मिलियन की रिक्वायर्ड है, यानी कि 50 से 60 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और एक्सपेंस तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान है। एक यूजुअली जो एक मतलब हमारे लिए जो एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस के हवाले से बात की जाए, जिसमें 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस शामिल है। इसके अलावा आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है, मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सिलरी कॉस्ट जो इसमें शामिल होती है। अच्छा, स्कॉलरशिप किस तरह के बच्चों को मिल सकती है कि उनकी फ़ीस माफ़ हो जाए? और फिर उसके साथ एक ये भी सवाल था कि चलो स्कॉलरशिप तो क्या वो सिर्फ पढ़ाई की है, तो फिर वो जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह अफोर्ड कर सकेगा? तो उसके लिए उसको जॉब करनी पड़ेगी हल्की फुल्की से ना। दैट्स राइट। स्कॉलरशिप का आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि हमारे पास भी जो ज़्यादातर क्यूरीज और FAQs आते हैं तो वो इसी तरह के आते हैं कि हमें स्कॉलरशिप पे भेजा जाए। अच्छा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस इन 4 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं सिर्फ आपकी मेरिट के बेसिस पे। अगर आपकी परसेंटेज या आपकी एकेडमिक ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके बेसिस पे आपको $2-3 हज़ार, $4,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसको अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो जो भी आपकी फ़ीस है एनुअल, उसमें आपको 20-30% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप 100% स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। वो आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साइड पे जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, आपके पास फिनलैंड है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो 100% स्कॉलरशिप देते हैं। हवाले से बात हो गई, दूसरा आपने जो एक्सपेंस बेयर करने के हवाले से बात की है, तो उसमें अगेन आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है, आपके अकाउंट में बैलेंस इतना हो, और फिर आप जब 6 महीने साल तक वहाँ पर मौजूद होते हैं तो आपके पास इतनी अर्निंग्स होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 आवर्स पर वीक आप काम करेंगे, तो अपने कम से कम एकोमोडेशन एक्सपेंस और बाकी लिविंग एक्सपेंस आप आराम से बेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एक जॉब करेगा फिर खुद को अफोर्ड करेगा, पढ़ाई की तो उसकी तालीम का तो हो रहा है। एक होता है मुकम्मल पूरा पैकेज के कितना बच्चे के मार्क्स होने चाहिए कि उसको फुल की फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, ताकि उसको सिर्फ वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, ताकि उसको बाहर एक्सपेंसेस के लिए बाहर निकलना ना पड़े। तो उसके बारे में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि एक यूएस से ऑफर करता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के नाम से, जो यूएस गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप है। जो भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, यूएस में स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, और आपने जैसे 100% स्कॉलरशिप के हवाले से बात की, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का एवरी ईयर एडवर्टीजमेंट आता है पाकिस्तान के अंदर, और ये यूएस गवर्नमेंट खुद रन करती है। इसमें पाकिस्तान से GRE और GMAT के एग्जाम्स होते हैं, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ के लिए देते हैं, तो ये इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होती है GRE और GMAT। तो ये एग्जाम में आप अपेयर होकर जितने अच्छे आपके स्कोर्स आएंगे और जितने अच्छे आपके एकेडमिक स्कोर्स होंगे, आपको उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है, और उसमें 100% भी मिल सकती है स्कॉलरशिप। तो ये मैंने यूएस के हवाले से बताई। और ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ के नाम से स्कॉलरशिप आती है, वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप है, वो भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपके अगर एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपका अच्छी परसेंटेजेस हैं, आपने जो परसेंटेज की बात की तो कम से कम उसमें 70 to 80% होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप का कुछ पार्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जितने अच्छे ग्रेडिंग्स हैं, GRE या GMAT का रिकॉर्ड जितना आपका अच्छा है, उतने आपके कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से ही आपको सारी मिल सकती हैं। हो सकती है। अच्छा, किस किस्म का आप जो है केसेस को डील करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। जी, अच्छा, हमारा जो प्रोसेस है वो जो मेरे नाजरीन है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है लाजमी सी बात कि हमारा एक बड़ा डिफरेंट स्टेप्स हैं किसी भी प्रोफाइल को जजमेंट करने की। इवन हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा का कोई क्लाइंट आया, इमिग्रेशन का है, विजिट वीज़े का है, तो हमने अपने इंटरनल SOPs बड़े स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। हम कोई भी केस को इस तरह से टेकअप नहीं करते हुए एक बड़ा डिटेल रिव्यू करने की बात करते हैं। हमने जो इमिग्रेशन के हवाले से अपने स्टेप्स रखे हुए हैं, पहले हमारे एक ईमेल एड्रेसेस हैं, उसके ऊपर हम CV मंगवाते हैं क्लाइंट से, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि उसकी एजुकेशन एक्सपीरियंस अप टू द मार्क है और क्या इसको हमें अपॉइंटमेंट देना है।
हमारे पास ऑन एवरेज तकरीबन हम 73% लोगों को, हमारे पास डेली 100+ सीवीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस की, हम उसमें से 73% लोगों को माइनस कर देते हैं। क्योंकि वजह यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमें कॉल्स करके बताते हैं कि 2 कंसल्टेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने हमें अप्रूव कर दिया और हमारा केस लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप क्यों मना कर रहे हैं? तो वजह यही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे, स्ट्रॉन्ग और बेहतर केसेस लें, और जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो लिमिटेड केसेस पे हम काम करते हैं, लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स हम देते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर हमारी 2 चीज़ें फ्री होती हैं, एक जो इनिशियल असेसमेंट है और उसके बाद मेरे साथ एक 30 मिनट का स्लॉट फिक्स होता है क्लाइंट का। ये दोनों चीज़ हमारे एंड पे फ्री होती हैं। तो उसके बाद एक क्लाइंट फुली अवेयर हो जाता है कि उसको जाने के बाद मार्केट में किस तरह से मजीद कंसल्टेंट्स को ढूंढना है और किस तरह से स्कैम से बचना चाहिए उसको, और किस तरह से उसको अपने डिसीजन लेना चाहिए सही कंसल्टेंट को चूज़ करने के लिए। इसी तरह से हम स्टूडेंट वीज़ा में भी करते हैं। अच्छा, मतलब आप जो है पेमेंट जो है वो उसके चार्जेस वगैरह जो लेते हैं वो एक रीजनेबल होती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में हैं, तो जो भी इस प्रोग्राम के हवाले से आपके पास आए, तो जो थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट दे सके तो प्लीज़ उनको ज़रूर दीजिएगा। तो वो आप खुद ही अनाउंस कर देंगे कितना सा डिस्काउंट आप देंगे। अच्छा, क्योंकि पीटीवी नेशनल एक जाहिर सी बात है कि नेशनल चैनल है, ऑथेंटिक चैनल है, तो ऑब्वियसली आप लोगों की रिक्वेस्ट को तो हम कैसे रद्द कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे नाजरीन हैं जो इस टाइम पे देख रहे हैं, हम ये अनाउंस कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू कि जो भी हमारे पास नेक्स्ट 10 डेज के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रोग्राम के रेफरेंस से, तो हम उसको 15% ऑफ देंगे अपने, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, हमें एक सीवी राइटिंग की भी सर्विसेज हैं। तो हमारी जो भी सर्विस हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है, तो जो भी वो सर्विसेज लेना चाहते हैं उसमें हम 15% वो ऑफ दे आप सकते हैं। उनका नाम भी बता दें, वेबसाइट भी बता दें, ताकि वो इकट्ठा जी, हमारी जो वेबसाइट है वो www.sparkconsulting.pk वेबसाइट है। हमारा फेसबुक का पेज भी है, हम डेली बेसिस पे उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं, और मजीद सोशल मीडिया के पेजेस भी हमारे, क्योंकि हमारी सक्सेस स्टोरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो क्लाइंट कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो तमाम चीज़ें हमारी अपडेट होती रहती हैं, आप उसको लाजमी विजिट करें तो तमाम चीज़ें आपको वैसी पता चल जाएंगी। अच्छा, स्किल्स की बात करें तो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि जिसके बाहर के मुल्कों में वैल्यू है कि यहाँ से लोग वो जाएं स्पेशली, क्योंकि हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस हवाले से भी हमें बताइएगा। अच्छा, जो स्किल्स है, एक तो ट्रेड स्किल्स होते हैं। ट्रेड स्किल्स वो जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, मैकेनिक्स हैं, इस तरह के लोग, ये सारे ट्रेड स्किल्स के अंदर आते हैं। तो इसकी तो वर्ल्ड वाइड बड़ी वर्थ है। आप अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो बड़ी वर्थ है जी। तो सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, इनमें बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स हैं, इवन वो ट्रेड वर्कर्स हों या वो प्रोफेशनल्स हों, प्रोफेशनल्स का मतलब ये है कि जो किसी कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस तरह के सारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स के अंदर आते हैं, प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं, और कुछ ट्रेड वर्कर्स हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज की बहुत ज़्यादा वर्थ है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आइल्स। अक्सर लोग इससे भागते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बड़ी रिक्वायर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं नाज़रीन को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास आते हैं कि आप कोई ऐसा हमें ऑप्शन बताएं जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। स्टूडेंट वीज़ा में भी अक्सर हमारे पास ये क्यूरीज आ रही होती है, इमिग्रेशन के अंदर भी आ रही होती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मूव हो रहे हैं जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो अगर के कोई कंसल्टेंट आपसे ये कहकर अमाउंट चार्ज कर रहा है कि आपके इस पूरे प्रोसेस में, प्रोग्राम में आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको किसी ना किसी तरह भेजने के लिए तैयार हो जाता है या भेज देता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वहाँ जाके खुद डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जॉब्स आपने करनी है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर करनी है। जब तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगी, आपकी अच्छी बेहतर इंग्लिश नहीं होगी, तो आपको लिए वहाँ पर खुद डिफ़िकल्टीज होंगी स्टडी करने में, अपनी जॉब करने में, अपना बिजनेस करने में। तो ये मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी वहाँ पर। अभी आपने स्कैम्स की बात की कि वाकई ये जो धोखा जो चल रहा है इस तरह, ये धोखा ही कहेंगे, क्योंकि लाजमी आप अपना एक क्या कहें कि जॉब चलाने के लिए या अपना बिजनेस को रन करने के लिए आप झूठ का सहारा लेके कर रहे हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिस स्पीड से आप जाते हो उसी स्पीड से गिर भी जाते हो। तो वो बच्चे बेचारे उस वक्त इतने एक्साइटेड होते हैं कि कहते बस किसी भी सूरत में, और फिर जब आपको आपकी मर्जी की रिक्वायरमेंट से चीज़ें मिल रही हों। अच्छा, इंग्लिश नहीं, जब हम कौमी ज़ुबान यहाँ बात करते हैं कि हमें उर्दू में बात करनी है, हम कनेक्ट उर्दू के ज़रिए होते हैं सब एक दूसरे से, कोई भी ज़ुबान हो, हमारे पंजाबी भाई हो, बलोची भाई हो, पठान भाई हो, जब भी हम किसी भी कहीं जाते हैं अपने
प्रोवेंस के अंदर ही, तो वहाँ भी हम उर्दू बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद वही आप वाली बात कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो जहाँ चली इंग्लिश रही है, चलिए इंग्लिश, दैट्स या राइट, चाइना में जाते लोग चाइना भी सीखना शुरू कर दे, तुर्की जा रहे तो तुर्की की तरफ भी जा रहे हैं। दैट्स राइट। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मना सर जी यही ॻाल्हि आहे त तव्हां इहो ख़ासि ख्यालु रखो त वाकई इन धोखनि खां स्कीम्स खां बचो ऐं अहिड़ा सिर्फ़ु शौक़ में त असांखे उते पहुचणो आहे, कुझु करिणो आहे, प्लीज़ थोड़ो इन ॻाल्हि खां सर ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी। कोई आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज़। बस जैसे आपने स्कैम्स के हवाले से बात की, उसके हवाले से बस मैं 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट जरूर बताना चाहूँगा नाजरीन को कि एक तो जब भी किसी भी कंसल्टेंट को फाइनलाइज करें वो तो ये ज़रूर देखें, पाकिस्तान में इस टाइम पर 300 से 400 कंसल्टिंग कंपनीज काम करी जो पाकिस्तान में किसी भी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है। स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग पाकिस्तान में SECP, FBR, कराची चैम्बर, फेडरेशन, FBR तमाम जगहों से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कंपनी के पास जाएं, एथेंटिक लॉयर के पास जाएं जो आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, इंटरनेट पर उनके रिव्यूज़ देखें। हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें केस देने के लिए। ये किसी को ना करें, किसी कंसल्टेंट को ये ऑफर ना करें कि हम हमारे जो चाचा की कंपनी है हम वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेंगे, हम फेक डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेंगे। कभी भी इस तरह के स्कैम्स में ना आए और स्कैम्स से बचने के लिए अच्छे और बेहतर कंसल्टेंट को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच सर।